सबसे पहले सभी को राम राम। आज हम कक्षा 10 का मॉडल पेपर नंबर 9 हल कर रहे हैं संजीव डेस्क वर्क से, जिसमें हम हल करेंगे सवाल नंबर 4 खंड ब। तो खंड ब में जो सवाल नंबर 4 हमें दिया गया है उसमें दिया गया दो धनात्मक पूर्णांक है a और b। a का मान भी हमें दिया गया है और b का मान भी हमें दिया गया है, और बताया गया कि x और y जो दोनों हमारे पास दिए गए वो अभाज्य संख्या हैं। तो हमें एलसीएम निकालना है ए और बी का, ए का और बी का। यानी हमें ये पता चल रहा है कि जो धनात्मक पूर्णांक दिए गए हैं जिनका हम नॉर्मली एलसीएम निकालते हैं संख्याओं का, इस बार वो संख्याएं हमें एक्स और वाई के रूप में दी गई और वो दोनों अभाज्य संख्या है। तो एलसीएम कैसे निकालें? देखिए, हमें ये तो पता चल गया है ये दोनों पूर्णांक है ए और बी, ठीक है। तो इन्हें हम ये लिख सकते हैं, ए बराबर हमें दिया गया है एक्स क्यूब और वाई स्क्वेयर, बी हमें दिया गया है एक्स और वाई क्यूब। तो ये दोनों संख्याएं हैं, तो हम फॉर्मूला ये लगता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मैस और लहसे के गुणनफल के बराबर। तो देखिए, दोनों ए और बी तो हमें दे रखा है, ए और बी हमारे पास दोनों दे रखा है। ए का मान है एक्स क्यूब और वाई स्क्वेयर, गुणा में बी का मान है एक्स और वाई क्यूब, बराबर में एचसीएफ हमें कहीं नहीं दिया गया है पर गुणा में एलसीएम हमसे पूछ लिया है। तो अगर हमारे पास एचसीएफ हो तो हम एचसीएफ का मान रख के जो मल्टीप्लाई में उसे डिवाइड में डालकर हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए, एचसीएफ कैसे निकलता है, जो संख्याएं कॉमन आती है उसी को हम एचसीएफ में लिखते हैं। तो ध्यान से देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है। सबसे पहले x की बात करें तो इसमें x क्यूब है, इसमें सिंगल x है, तो दोनों में कॉमन x आ पाएगा। y की यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ y क्यूब है, तो जो छोटी घात होती है वही कॉमन आता है, तो y स्क्वायर हमारा दोनों के अंदर कॉमन आ जाएगा। यानी कि हमारा एचसीएफ यानी मैस है ये है x y स्क्वायर। और कॉमन कैसे है दोबारा समझ लेते हैं कि x को 3 बार लिखेंगे, यहाँ सिंगल x एक बार आएगा तो कॉमन तो x ही आने वाला है। यहाँ y 2 बार लिखेंगे, यहाँ y 3 बार लिखेंगे तो कॉमन तो y की पावर 2 आएगी, यानी y स्क्वायर। तो एचसीएफ आ चुका है, एलसीएम हमें निकालना है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों संख्याएं थी हमारे पास, यहाँ पे एलसीएम हमें निकालना है और एलसीएम के साथ जो गुणा में है वो इधर बराबर से आते चला जाएगा भाग में। तो ध्यान से देखिए, एक्स एक्स कंप्लीट कैंसिल हो गया है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया है क्योंकि सभी गुणा में ही है और ये डिवाइड में था। अब बचा है हमारे पास एक्स क्यूब और वाई क्यूब, और ये बराबर में क्या है एलसीएम, यानी कि इन पूर्णांकों का एलसीएम कितना आएगा एक्स की घात 3 और वाई की घात 3। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 हमें दिया गया है, एक यहाँ पे हमें बहुपद दिया गया है द्विघात समीकरण, और उसके अंदर शून्यंकों का गुणनफल भी हमें दिया गया है। ए का मान जो है वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, हमें दिया क्या गया, हमें दिया गया शून्यंकों का गुणनफल, तो हम उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए, शून्यंकों का जो गुणनफल निकलता है यानी कि अल्फा और बीटा, इन दोनों का गुणनफल जो रहता है वो होता है सी बट्टे में ए, योगफल होता है माइनस बी बट्टे में, और जो दोनों का गुणनफल होता है वो होता है सी बट्टे में ए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर गुणनफल तो हमें एक्चुअली दिया हुआ है तो उसका मान रख देते हैं 6, बराबर में सी का मान हमें पता है कैसे निकलेगा, ये निकल रहा है माइनस का 6, और बट्टे में ए का मान तो हमें पता है ए दिया गया, ए का मान ही एक्चुअली हमें निकालना है। हम क्या करते हैं, जो बराबर में -6 ऊपर ठीक है, जो ये ए यहाँ पर भाग में है वो इधर आके चला जाएगा गुणा में, और जो ये 6 गुणा में वो चला जाएगा भाग में, यानी दोनों अपना स्थान बदल लेंगे। तो ए बराबर ये 6 से 6 तो हो गया कैंसिल, बचेगा 1, और किसका बचेगा माइनस का,
यानी ए का मान हमें निकालना था, क्या आएगा, माइनस का 1। आगे सवाल नंबर 6 में हमें यहाँ पे दो समीकरणें दी गई है और विलोपन विधि से इन्हें हल करना है। देखिए विलोपन विधि से हल कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे दोनों जो समीकरण है उन्हें हम लिख देंगे, समीकरण 1 और 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण इसे हम 1 बना देते हैं और इसे बना देते हैं 2। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जैसे हमें क्या करना, बराबर से इस तरफ वाले इस तरफ और बराबर से उस तरफ वाले उस तरफ प्लस हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे है 2x प्लस वाई और इसे जोड़ना है 2x माइनस वाई से। ये दोनों इस तरफ थे, इधर रह गए बराबर, और इधर है 6 और प्लस में 2। तो ये हो गया 2x और 2x प्लस हो क्या हो गया है 4x। ये प्लस वाई और माइनस वाई, ये तो प्लस माइनस एक दूसरे से क्या हो गया, कैंसिल। ये 6 प्लस 2 हो गया 8। x के साथ वाली संख्या कहाँ जाएगी, भाग में, यानी x बराबर कितना आ गया, 4 दूना 8। x का मान निकल चुका है। अब हमें y का मान निकालना है। तो इसके लिए क्या करना है, x का जो मान है, x का मान समीकरण अगर आप 1 में रखें या 2 में रखें, किसी में भी रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो 1 में रखने पर कैसे, जैसे समीकरण 1 हमारे पास ये थी 2x की जगह x का मान रखेंगे हम 2, तो x का मान ही तो रख रहे हैं, प्लस y बराबर 6। तो 2 दूना 4 प्लस y बराबर 6। y है ये 6 और ये प्लस का 4 बराबर से दे रहा है, तो इसका आ जाएगा माइनस का, यानी y बराबर कितना आ गया, 6 माइनस 4 2। तो इस समीकरण को हमने, इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल किया और हमारे x का मान भी 2 आया और y का मान भी क्या आया, 2। तो ये हमारा सवाल होता है यहाँ पर समाप्त। आगे सवाल नंबर 7 हमें दिया गया, एक एपी है जो -17 -12 -7 एक A1 A2 A3 में दिया गया है और इसमें 11वां पद हमें ज्ञात करना है प्रश्नावली 5 से। तो देखिए सिंपल सा, हमें सबसे पहले तो हमें क्या क्या दिया गया वो हम देख लेते। हमें मिला है a -17, फिर हम निकाल सकते हैं इनका सारवंतर यानी कि d, और d निकालने के लिए हमें सिंपल क्या करना है, a2 माइनस a1 करना है, हमारा d निकल जाएगा। तो देखिए a2 है -12, ये घटाना है, और a1 है -17। तो ये कई बार काफ़ी माइनस आ रहे हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये माइनस संख्या के साथ था, हमारा फॉर्मूला कहता है a2 हमने पूरा लिखा माइनस फॉर्मूला, और a1 के साथ भी माइनस है तो वो आ जाएगा। अब देखो कैसे होगा, -12 और माइनस माइनस प्लस 17, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी 17 माइनस 12 करेंगे तो आएगा 5। किसका, बड़ी संख्या है प्लस की। तो ये हमारा निकल गया है डी। अब हमें निकालना है 11वां पद। तो 11वां पद निकालने का मतलब हो गया a प्लस n-1 गुणा में d। तो देखिए a हमारे पास है -17 प्लस n यानी पद वो हो गया 11वां -1 और गुणा में d हमारे पास है 5। तो देखिए -17 रहेगा, ये प्लस है, 11 माइनस 1 करेंगे तो आएगा 10, और 10 की गुणा 5 से करने में कितना आता है 50। ये मैंने एक साथ ही कर दिया क्योंकि 11 माइनस 1 10 आएगा और 10 की गुणा 5 से करने 50 ही आने वाला है। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, 50 माइनस 17 जाएगा 33, बड़ी संख्या है प्लस की, तो प्लस लगाइए या मत लगाइए। तो 11वें पद का मान आ गया है हमारे पास 33। यही हमारा 7 नंबर सवाल का रहेगा आंसर कंप्लीट। आगे सवाल नंबर 8 जो हमें दिया गया है, ये क्या बोला गया कि दी गई आकृति जो हमारे सामने है, इसमें OA ये वाला भाग OB के गुणनफल और बराबर है OC और गुणनफल OD के बराबर दिया हुआ है। दर्शाना हमें ये है कि कोण A और C और इसमें B और D ये दोनों बराबर है।
इसके लिए हमें सबसे पहले करना होगा आकृति को समरूप। और समरूप हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हमें लेना है दो त्रिभुज, एक ये वाला ले लेते हैं, एक ये वाला ले लेते हैं। तो हमें पता है कि ओ ए ये वाला भाग इसके और ये वाला भाग इसके बराबर दिया गया है, गुणनफल के बराबर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं, हमें ये दिया गया है तो ये हमारा दिया हुआ में आ जाएगा। दिया है हमें, क्या दिया गया है हमें कि ओ ए ये डॉट मतलब गुणनफल, ओ बी बराबर है ओ सी ओ डी के गुणनफल के बराबर है। ठीक है, ये हमें दिया गया है। तो हम कह सकते हैं, चूंकि इसीलिए पहले वाले त्रिभुज में हम ले लेते हैं ए ओ या ओ ए लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ये बराबर होगा हमारे ओ बी के। ठीक है, सॉरी, ओ ए का भाग जो है हमारा बराबर रहेगा हमारे दूसरे उसी त्रिभुज के भाग वाले ओ डी के। ठीक है, ये वाला दूसरे वाले त्रिभुज में आ रहा है, इस वाले में, तो इसके बराबर हम कर देंगे। पहला भाग ओ ए बराबर आ रहा है ओ डी के, और समानुपाती भाग दूसरे त्रिभुज के ओ सी भाग बराबर आएगा ओ बी के। चलिए, दो भुजाएं समानुपाती हो गई है। एक चीज हमें पता है कि जब इनका गुणनफल बराबर दिया गया है तो हमारा जो दोनों त्रिभुजा शीर्ष और मुख कोण वो भी क्या रहेगा, बराबर। यानी हम लिख सकते हैं ए ओ डी बराबर है बी ओ सी के। तो हम यहां लिख देंगे ए ओ डी बराबर है बी ओ सी के। कारण क्या रहेगा, शीर्षाभिमुख कोण। तो ध्यान से देखिए, दो भुजाएं समानुपाती और कोण बराबर है। तो हमारा त्रिभुज जो हमने लिया था एओडी समरूप है दूसरा त्रिभुज बीओ सी के। और यदि समरूप है तो किस तरीके से समरूप है? देखिए, भुजा, भुजा और कोण। तो इसको हम लिख सकते हैं भुजा, कोण और भुजा। इस नियम से हमारा त्रिभुज समरूप हो गया है। और समरूप त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं? समानुपाती भुजाएं और कोण होते हैं बराबर। अतः हम तो वही चीज बराबर करेंगे जो हमसे पूछी गई है। इस त्रिभुज में कोण ए और इसमें कोण सी, इसमें कोण बी और इसमें कोण डी। तो हम लिख देंगे कोण ए बराबर कोण सी के और तथा कोण बी बराबर कोण डी के। जो हमसे पूछा वो हम बराबर कर देंगे। ये सवाल होता है हमारा इति सिद्धम कंप्लीट। आगे सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में हमें दिए गए दो बिंदु है। देखिए, हमें एक सबसे पहला एक रेखाखंड जो दिया गया उसको हम खींच लेते हैं और दोनों बिंदु है, हम एक बिंदु को ए एक को बी मान लेते हैं और अंकित करते हैं। ए के निर्देशांक 5 और -6, बी के निर्देशांक -1 और -4। जैसे ये x1 y1 x2 y2 हो गया। अब इन जोड़ने वाले रेखाखंड को yx किस अनुपात में विभाजित करता है? देखिए, yx है तो आपको पता है ये कोई बिंदु C है, कोई अलग है जो yx पे काट रहा है। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था, कभी भी x अक्ष या y अक्ष पे ये किसी अनुपात में काट रहा हो, विभाजित कर रहा हो, तो हमें क्या करना, अगर यदि x दिया होता है तो x तो आगे आता है और पीछे 0 हो जाएगा, क्योंकि दूसरा अपोजिट मान 0 ही रहता है। अगर y दिया गया तो y तो पीछे आता है और उसका अपोजिट मान जो x का होगा वो 0 हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, x दिया हो तो x 0 कर देंगे, y दिया तो y 0 कर देंगे और y पीछे रहेगा, x आगे रहेगा। इनको अनुपात निकालना है तो अनुपात हमें नहीं पता, तो हम k अनुपात 1 अनुपात मान सकते हैं। ठीक है, ये k हो गया, ये 1 अनुपात हो गया। तो अनुपात के लिए अनुपात का फॉर्मूला लगाएंगे। अनुपात का फॉर्मूला होता है m1 गुणा में x2 प्लस m2 गुणा में x1 बटे में दोनों का जोड़। अंतः विभाजन का फॉर्मूला यही रहता है। बाह्य विभाजन का मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। तो इस तरीके से हमारा x का मान और इसी तरीके से y का मान निकलता, बस x की जगह y आ जाता है। ठीक है, लेकिन हमें तो अनुपात निकालना है तो हम किसी का भी मान लगा सकते हैं। उसी का लगाएं जिसका मान दिया गया है। x का दिया तो x का ही निकाल लेते हैं। तो x का मान तो हमारे पास 0 है, बराबर में m की जगह हमने k माना है गुणा में x2।
देखिए x1 और y1, x2 y2 ये होते थे। x2 हमारे हो गया माइनस का 1, m2 हमने 1 माना था, x1 हमारे पास हो गया 5 और बट्टे में दोनों का जोड़ यानी k और प्लस में 1। हम ध्यान से देखते हैं यहाँ पर k की गुणा -1 से जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का k। 1 आप लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 1 की 5 से 5 हो जाएंगे। बराबर में हम देखते हैं ये जो k प्लस 1 भाग में था बराबर से इधर आ जाएगा गुणा में, और ये 0 से गुणा करेंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे 0। अब हम देखते हैं माइनस का k है बराबर में, ये प्लस का 5 बराबर की तरह है तो किसका हो जाएगा माइनस का 5, और 0 माइनस हो चाहे प्लस हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। माइनस माइनस एक दूसरे से क्या हो गया कैंसिल, तो k बराबर कितना आ गया 5, और हमने अनुपात माना था k अनुपात 1, k का मान 5 आ गया है और अनुपात दूसरा 1 था, तो इसने अनुपात ही हमसे पूछा था, अनुपात आ गया 5:1। तो ये होता है हमारा सवाल नंबर 9 भी यहाँ पर कंप्लीट।